नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीपी एडुकेटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 27 जुलाई को आपकी आरओ की प्रारंभिक परीक्षा है और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आपकी है 12 अक्टूबर। तो अगर आरओ को हम ध्यान में रखें तो भी हमारे पास लगभग 100 दिन का समय बचा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको 100 दिन की रणनीति के तहत एक वीडियो उपलब्ध कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इतिहास आपको कैसे पढ़ना है, किन किन टॉपिक को फोकस करना है। और कुछ दिन पहले मैंने आपसे ये भी कहा था कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा हम अपनी रणनीति में परिवर्तन करते जाएंगे और बदली हुई जो हमारी व्यवस्था है, यानी कि बदला हुआ पैटर्न है, जो डायनामिक पैटर्न है लोक सेवा आयोग का, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो अब जो वक्त आ गया है वो है कि हम क्वेश्चन फॉर्मेट में क्लास को ऑर्गेनाइज करें, यानी कि अब आपको हम बताएं कि किस तरीके से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और किन प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करना है। जो एक घिसा पेटा रवैया है जो अभी तक चला आया है, सिर्फ उससे काम चलने वाला नहीं है। अब हमें अपनी तैयारी में, अपनी स्ट्रेटजी में कुछ परिवर्तन करना होगा, तभी हम आयोग के बदले पैटर्न को फॉलो कर पाएंगे और उसको पेपर को हल कर पाएंगे। 22 दिसंबर पीसीएस का पेपर आपने देख ही लिया होगा, बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं समझदार हैं और समझ गए होंगे कि अब हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। आज की जो सीरीज है ये हम इतिहास से शुरू कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको हर विषय की सीरीज मिलेगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स और भी जो चीजें हैं सब कुछ, ठीक है। तो इतिहास की ये पहली सीरीज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम यहाँ पर आपसे करवाएंगे और इस क्लास में 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और लगभग हर प्रश्न आपको कथन कारण वाला या फिर कूट वाला, यानी कि वन लाइनर वाला क्वेश्चन हमने इसमें रखने का प्रयास बहुत कम किया है। अगर कुछ प्रश्न हैं भी तो उनमें इतनी हमने व्याख्या या उसको इतना मल्टी डायमेंशन बना दिया है कि उससे हम 2-3 प्रश्नों की और उत्पत्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा और उसकी जो व्याख्या होगी, व्याख्या में हम उनसे रिलेटेड और चीजें बताएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकता है। अगर हूबहू ऐसा प्रश्न नहीं आया तो हो सकता है कि उसकी व्याख्या से प्रश्न बन जाए। तो 25 क्वेश्चन का मतलब ये है कम से कम आपके 3 गुना प्रश्न और, यानी कि आप समझिए 75 क्वेश्चन आपके इस क्लास में तैयार होने वाले हिस्ट्री के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी और इसी तरीके से जैसे आज ये सीरीज 1 है, इसी प्रकार से आगे भी 2, 3, 4 मतलब कि जब तक परीक्षा रहेगी तब तक ही चलता रहेगा, ठीक है। कभी हिस्ट्री, कभी ज्योग्राफी, पॉलिटी, यानी कि सब कुछ मिक्सअप चलेगा। जैसे इसमें क्वेश्चन आपको सिर्फ हिस्ट्री के मिलेंगे। हाँ, हिस्ट्री में आपकी तीनों हिस्ट्री होंगी, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री हम एक साथ कंपाइल करेंगे ताकि पूरी संपूर्ण इतिहास का आपका एक साथ रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो इस क्लास को आप लोग समय निकाल करके अटेंड कीजिए और इन प्रश्नों को हल करिए, जहां तक संभव हो इसको आप देखिए। और चूंकि ये जो प्रश्न है आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे और आप देखिएगा जब आप पेपर दे करके आएंगे आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो यहां से आपने पढ़े हुए होंगे, ठीक है। इसलिए, और ये जो सीरीज है, ये सीरीज समझिए मैंने खुद बनाई हुई है, ठीक है। हालांकि हमारी सहयोगी टीम है लेकिन इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, यानी कि जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है, कौन कौन से क्वेश्चन रखने हैं, कौन कौन से हल करवाने हैं, इसमें मेरी पूरी भूमिका है। और मैंने ही कहा कि इस सीरीज में इतने क्वेश्चन इस प्रकार के होने चाहिए हर विषय में, ठीक है। क्योंकि अब इतने वर्षों का पढ़ने और पढ़ाने का जो अनुभव है तो वो तो मुझे आपके साथ शेयर करना ही है और उस अनुभव का आप लाभ उठाइए। जिस प्रकार से मैं सेलेक्ट हो चुका हूं, हम चाहते हैं कि हमारे जरा से भी प्रयास से यदि आपको सफलता मिल जाती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए जिस मन से और जिस ढंग से और जिस जो है शिद्दत के साथ मैंने सीरीज को तैयार किया है, उतने ही मन से, उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही सत्यनिष्ठा से आप इस सीरीज को देखिए और समझिए। और ये सिर्फ क्वेश्चन मैंने कहा 25 नहीं है, कम से कम ये 60, 70, 75 क्वेश्चन आपके तैयार करा के जाएंगे, ठीक है। जो भी आधे पौन घंटे का क्लास होगा, लेकिन ये बहुत ही आपके लिए प्रोडक्टिव क्लास होगी, ये जान लीजिए।
ठीक है, इसलिए किसी भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है, लगातार ये सीरीज चलेगी। ठीक है, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो हमारे बैच से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, लेकिन ये सभी के लिए फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास को और आते हैं पहले क्वेश्चन पर। एक साथ ही जानकारी आपको दे दूं कि हमारे दो कोचिंग के नंबर दिए गए हैं 6393350769 8318568637। ठीक है, इस पर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी लेने हो तो आप बेहिचक कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, डीपी एडुकेयर एप्लीकेशन पर सारे बैचेस रन हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज है, सारी फुल टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स की है, इसके बाद आपकी हिंदी की टेस्ट सीरीज है ना, और करंट अफेयर्स 2024 का, 2025 का, या फिर जो जून 2024 से लेकर के जून 2025 तक भी करंट अफेयर्स उपलब्ध है, सारी चीजें हैं। तो डीपी एडुकेयर ऐप पर जाकर के आप लोग क्या करें, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं या फिर इन नंबरों से जो भी जानकारी आपको लेनी है वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल कुंवर नामक वैश्या किस मुगल सम्राट, इसको भी हम येलो कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा हाईलाइट ज्यादा होगा ना, ये शासन काल में सारे साम्राज्य की कर्ता धर्ता बन गई। ठीक है, कौन? लाल कुंवर नामक वैश्या किस मुगल सम्राट के शासन काल में पूरे साम्राज्य की कर्ता धर्ता बन गई, यानी कि सम्राट तो सिर्फ नाम मात्र का रहा, मतलब कि जो वो कह देती थी बस वही होता था। ठीक है, जहांदार शाह, जहांगीर, मोहम्मद शाह या फिर शाह आलम द्वितीय। 2-3 सेकंड का आपको हम बीच में समय दिया करेंगे ताकि आप अपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और थोड़ा सा अपने दिमाग की घोड़े दौड़ाएं, ताकि आप जो है कुछ जो है इसमें गैस कर पाए। ठीक है, एक अपना उत्तर आप गैस कर लीजिए, बाकी हम आपको पूरी व्याख्या तो आगे बताने ही वाले हैं। और ये आपका प्रश्न जहांदार शाह, ठीक है, आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा, आपने पढ़ा देखिए सब कुछ है, लेकिन हम आपको बस ये बता सकते हैं कि प्रश्न कहां कहां से आ सकता है, किस प्रकार से आ सकता है, कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, मुगल शासक जहांदार के शासनकाल में लाल कुंवर नामक वैश्या सारे साम्राज्य की कर्ता धर्ता बन गई थी। लाल कुंवर वैश्या जिसका नाम असली नाम क्या था, इम्तियाज महल, इसका असली नाम था इम्तियाज महल, ये भी पूछा जा सकता है। एक देखिए नया प्रश्न बन गया, मुगल बादशाह जहांदार शाह के शासनकाल में इतनी प्रभावशाली हो गई थी, कितनी कि उसे शाही सदस्य जितना सम्मान मिलता था। यानी कि जैसे घर में जितने सदस्य होते ना, ठीक है, तो भाई अपना अपना सबका सम्मान है। अब एक कोई गैर परिवार का व्यक्ति हो, वो सदस्य गैर परिवार का, हमारे परिवार का व्यक्ति नहीं है और वो कोई गैर है और उसे परिवार में शामिल कर लिया जाए और उसे भी उतना ही सम्मान मिले जितने की परिवार के अन्य सदस्यों को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो थर्ड पर्सन है, जो परिवार में घुस आया है, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। ठीक है, वही हाल था इसका, उसको जितना शाही सदस्यों को सम्मान मिलता था उतना ही सम्मान इसको भी दिया जाने लगा। ठीक है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जानते थे, इसीलिए जब वैश्या शासन चलाएंगी तो मूर्ख तो हो गई, नहीं हो गए, क्योंकि वह एक अय्याश, विलासी और प्रशासन के लिए अयोग्य शासक था। ठीक है, अब जब वैश्याओं को रखोगे तो क्या है, अय्याश तो हुई, विलासी हुई। ठीक है, जब अय्याश और विलासी हो तो फिर तुम्हारे अंदर योग्यता कैसे आएगी, तुम शासन कैसे चला पाओगे, यानी कि प्रशासन के लिए वो योग्य नहीं था, उपयुक्त नहीं था। ठीक है, तो ये जो है देखिए 2-3 चीजें आपकी इस प्रश्न से यहां पर स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। मुगल काल के दौरान लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों का सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। मुगल काल में जो लड़ाइयां लड़ी गई हैं, ठीक, उनका सही कालक्रम आपको बताना है। खानवा का युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, आगरा का युद्ध और चौसा का युद्ध। ठीक है, 4 ये प्रमुख युद्ध हैं। ठीक है, ये लड़े गए थे मुगल काल के दौरान, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्रम सही है, यानी कि ये डेट वाइज आपको कैसे लगाना है, डेट वाइज लगाना है, डेट वाइज लगाना है, कौन सा क्रम सही है। ठीक है, अब अपना उत्तर अपने मन में आप गैस करिए, ठीक है, फिर कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और ये भी देखिए कि हमारे 25 क्वेश्चन में कितने सही है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जिस इस सीरीज को जितना आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं, और कंटेंट यहाँ पर बहुत धांसू है, बहुत दमदार कंटेंट है, ऑथेंटिक कंटेंट है, यहाँ पर आप गलती नहीं पाएंगे। तो देखिए
टाइपिंग मिस्टेक हो, ह्यूमन एरर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मैंने ही सीरीज को 2 से 3 बार चेक किया है, सारा कंटेंट मैंने बनवाया है, ठीक है, इसलिए गलती होने की चांस कम है। और इसका उत्तर आपका है बी ए सी डी, ठीक है, बी ए सी डी, ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पानीपत का युद्ध 1526 में, इस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत को चिन्हित किया था, ठीक है। बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के, इब्राहिम लोदी हार गया था। खानवा का युद्ध 1527 में, अगले ही साल, बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच लड़ा गया, ठीक है। बाबर जीत गया, राणा सांगा हार गया, ठीक है। घाघरा का युद्ध 1529, बाबर और अफगान राजा महमूद लोदी के बीच, ठीक है। ये सब चीजें रिवाइज हो रही हैं, किसके किसके बीच हुआ था, कौन जीता कौन हारा कब हुआ। और चौसा का युद्ध 1539, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया, ठीक है, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। यहां पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, हुमायूं, चूंकि शेरशाह जो सूरी था ना, ये अफगान शासक का बहुत शक्तिशाली था, ठीक है, ये बहुत शक्तिशाली शासक था, उसने जो है चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था, ठीक है। तो एक प्रश्न देखिए कितनी चीजों को कवर करते हुए चल रहा है, यानी प्रश्न तो है ही है, साथ में इतनी पर्याप्त व्याख्या है कि आपको कहीं और अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए इस तरीके के ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब आयोग आपसे जो है वन लाइनर और फैक्ट की बहुत उम्मीद नहीं कर रहा है, क्या उम्मीद कर रहा है, इस तरह आप मतलब घुस के थोड़ा सा उत्तर दें, है ना, और गहराई में उत्तर दें, गहराई से आप पढ़ें। रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी में लागू की गई। इस बंदोबस्त में अंग्रेजों तथा जमींदारों के मध्य समझौता होता था। पहला कथन है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो कहां पर लागू की गई, सबसे पहले मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में, ठीक है। दूसरा उसी से संबंधित प्रश्न है कि इस व्यवस्था में, इस बंदोबस्त में जो समझौता होता था वो अंग्रेजों और जमींदारों के बीच होता था। तो बताना आपको यह है इसमें से कौन से कथन सही है, एक सही है या दो सही है या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है, बताएं। केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों कथन असत्य है या दोनों कथन सत्य है, क्या कहता है आपका उत्तर जरा बताइएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि पहला वाला जो कथन है वो मुझे सही लग रहा है और दूसरा वाला शायद मुझे गलत लग रहा है, ठीक है, देख लेते हैं उत्तर को। बिल्कुल केवल एक सही है ना, केवल एक सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में अंग्रेजों तथा किसानों के बीच, यहां जमींदार नहीं, अंग्रेजों और जमींदारों के बीच में नहीं, अंग्रेजों और किसानों के बीच समझौता होता था, यानी कि सीधे अंग्रेज और किसान, बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई जमींदार नहीं, कुछ भी नहीं, ना कि अंग्रेजों तथा जमींदारों के बीच, यानी कि कथन दो असत्य है जबकि एक सत्य है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जमीन पर लगने वाले राजस्व की एक प्रणाली थी। इसमें किसानों को जमीन का मालिक माना जाता था और सीधे ही उनसे राजस्व वसूला जाता था, यानी कि किसानों को मालिकाना हक, यानी कि ये जमीन तुम्हारी है, मालिकाना हक दे दिया और जो भी राजस्व की वसूली होगी वो किससे की जाएगी, सीधे किसानों से की जाएगी, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे, थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड, ठीक है। ये भी चीज जान लीजिए कि इस व्यवस्था को लागू किसने किया था या इसकी उत्पत्ति किसने की थी, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के जब थे। 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में, ध्यान दीजिएगा, पहली बार कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया। तब 1792 ईस्वी में किसने किया, कैप्टन रीड ने, कहां पर, मद्रास के, मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सबसे पहले ये व्यवस्था लागू की गई। इसके बाद 1820 से 27 के बीच मुनरो ने पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको लागू कर दिया। देखिए कितनी चीजें एकदम से स्पष्ट हो रही हैं। सबसे पहले कैप्टन रीड ने क्या किया, इसको 1792 में सिर्फ एक जिले में, मद्रास प्रेसिडेंसी के
बारामहल जिले में लागू किया। इसके बाद क्या हुआ, यानी कि लगभग 28-30 साल बाद, यानी कि 1820 और 27 के बीच में थॉमस मुनरो ने पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी में इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया। बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1825 ईस्वी में लागू किया गया। ठीक है, बंबई में कब, 1825 में। अब देखिए सब कुछ स्पष्ट है। सबसे पहले कहां पर मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में, कब, 1792 में। इसके बाद किसके द्वारा, कैप्टन रीड। फिर आया थॉमस मुनरो, 1820 से 27 से पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। इसके बाद बंबई में लागू किया, किसने किया, इसके बाद बंबई में जो है ये 1825 में पूरी बंबई प्रेसिडेंसी में इसको लागू कर दिया। ठीक है, तो अगर ये भी प्रश्न यहां से बन सकता है कि सबसे पहले कहां पर लागू हुई थी, तो आप बताएंगे मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, ये भी प्रश्न यहां से अराइज हो सकता है, तब आप बता देंगे। तो यहां पर देखिए ये जो व्याख्या है ये पूरे प्रश्न का व्याख्यान करती है, एक एक चीज को स्पष्ट करती है कि कब क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है आपने सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप इसको रिवाइज करना चाहें तो आपको निश्चित रूप से अपनी किताब उठानी पड़ेगी, या फिर वो नोट्स आपको उठाना पड़ेगा जो आपने बनाया होगा। नहीं बनाया होगा तो निश्चित रूप से आपको किताब की तरफ मुड़ना पड़ेगा, और फिर किताब में आप ढूंढेंगे, पन्ना पलटेंगे, लेकिन इतनी चीज ढूंढने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 पेज पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर के आप इतनी चीज निकाल पाएंगे। लेकिन यहां पर आपको 1 से 2 मिनट में सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। इसलिए ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। 19वीं शताब्दी का एक अकाल जिसे आपदा का महासागर कहा गया है, 19वीं शताब्दी का ऐसा अकाल जिसे आपदा का महासागर किसको कहा गया है, राजपूताना का अकाल, मद्रास का अकाल, उड़ीसा का अकाल, या फिर बंगाल में अकाल। उम्मीद है कि आप इसका उत्तर सही गैस कर पा रहे होंगे। ठीक है, निश्चित रूप से आप कर पा रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है। और ये आपका जो सी वाला विकल्प है, उड़ीसा का अकाल, जो 1866-67 में पड़ा था, ये विकल्प आपका सही है। यहां पर 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल ने भीषण रूप धारण किया था। 1865 में सूखा पड़ा। ठीक है, 1865 में क्या हुआ, सूखा पड़ा। 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा, और बहुत भयंकर अकाल पड़ा। जब मैं इस प्रश्न को सर्च कर रहा था तो मुझे जो है इंटरनेट पर ऐसी ऐसी तस्वीरें जो है सामने आ रही थी, मतलब कि एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, और मतलब उनके शरीर में मतलब हड्डी के अलावा कुछ भी नहीं है, जिसको हम अस्थि पंजर कहते हैं। मतलब बस खाली अस्थि पंजर के ऊपर एक मांस की चमड़ी की परत चढ़ी हुई है, उस तरह की। आप अगर इसको गूगल पर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे मतलब सोच के ऐसा लगता था कि यार मतलब कितना भयंकर, कितना भीषण काल रहा होगा। बच्चे बेचारे ऐसे पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़े हैं, शरीर पर कुछ नहीं है, ये स्थिति थी। बहुत मतलब अब तो खैर तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इतना बड़ा अकाल पड़ जाए, चूंकि अब सब कुछ इंडिया डिपेंड हो गया, मतलब सब कुछ अच्छा हो गया। पहले चीजें चूंकि प्रोडक्शन बहुत कम था ना, हरित क्रांति वगैरह थी नहीं, तो मतलब बहुत पहले की बात है, आजादी के पहले की बात है, तो बड़ा भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है। ठीक है, 2 नाम आपको मिल जाते हैं, प्रकोप का समुद्र और सी ऑफ कैलेमिटी भी इस अकाल को नाम दिया गया जो उड़ीसा का अकाल पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहां हुआ? भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहां हुआ था? बैरकपुर, पटना, वेल्लोर, या फिर मेरठ? ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय जो सैनिक थे उनका पहला विद्रोह कहां पर हुआ था? और ये देखिए आपको बैरकपुर आपने पढ़ा होगा। ठीक, कैसे? भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, ठीक है, कलकत्ता के पास। कहां पड़ता है ये?
ये कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। कलकत्ता के पास पड़ता है बैरकपुर, ठीक है, वहां पर स्टार्ट हुआ था। मंगल पांडे एक सैनिक था, मंगल पांडे, किसी से नाम छुपा नहीं है, फिल्म भी बन चुकी है मंगल पांडे के ऊपर। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का ये सिपाही था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में परेड मैदान में मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी। सोचिए कितना दमदार सिपाही रहा होगा कि अपने मेजर पर, जो लेफ्टिनेंट है, उस पर गोली चला दी। कितनी मन में बगावत रही होगी अपने देश के प्रति, आजादी के प्रति, व्यवस्था के प्रति जो जो लाचारी थी उसके लिए। मतलब कितना समर्पित सैनिक रहा होगा कि परेड हो रही थी और लाया बस था एकदम खत्म, दोनों निपट गए। और 8 अप्रैल 1857 को इस क्रांतिकारी वीर को फांसी की सजा दे दी जाती है, ठीक है। सिर्फ कितने दिन बाद? सिर्फ 9 दिन बाद। सोचिए 29 मार्च की घटना है और 8 अप्रैल को फांसी हो जाती है। अब देखिए अब क्या होता है। 10 साल मामले, 20 साल चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं, कोई फांसी नहीं। कितना से कितना बड़ा क्राइम कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन 9 दिन में जो है उस क्रांतिकारी योद्धा को, सैनिक को फांसी दे दी गई। सोच सकते हैं ये थी जो अंग्रेजों की व्यवस्था। चलिए, बराबर पहाड़ी के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी कौन थे? बौद्ध, आजीविक, श्वेतांबर जैन या फिर दिगंबर जैन। बराबर पहाड़ी के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी कौन थे? बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग गैस कर पाते हैं। और मैं ये भी जोड़ दूं साथ में कि आप लोग जो प्रश्न हल कर रहे हैं या उत्तर गैस कर रहे हैं, और इन 25 क्वेश्चन में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, मैं चाहता हूं कि कमेंट करके आप ये जरूर बताएं। मुझे भी तो लगे कि जो हमारे विद्यार्थी, हमारे प्रतियोगी हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, उनकी तैयारी कैसी है, कितनी ईमानदारी से। कोई देख नहीं रहा आपको, सिर्फ आप ही देख रहे हैं, ठीक है। अब आपके अंदर कितनी सत्यनिष्ठा है ये तो आप ही जानते हैं। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, वीडियो के लास्ट में आप जरूर कमेंट करिएगा कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। दूसरी बात, और इस क्लास से कितना आपको फायदा हुआ है, क्या ये क्लास चलाना ठीक है, उचित है, या ऐसी क्लास और चलानी चाहिए, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया का हम इंतजार जरूर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो प्यारे प्रतियोगी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो प्रतिक्रिया जरूर देंगे और बताएंगे यह क्लास में क्या सुधार हो सकता है, क्या संशोधन हो सकता है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, और कैसे हम इस क्लास को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो देखिए 4 जब दिमाग लगते हैं ना तो चीजें और बेहतर निकल के आती हैं। भाई अभी तक तो हमने अपना सारा अनुभव इस मॉडल दिया है, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसा ट्रिक, ऐसा पॉइंट चल रहा हो कि थोड़ा इस क्लास को और हम बेहतर कर सकते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। और इसका जो विकल्प आपका आजीविक सही है या जी। बराबर पहाड़ी के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी आजीविक संप्रदाय के तपस्वी थे, ठीक है। अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष में, ध्यान दीजिएगा 12वें वर्ष में, सुदामा और विश्वकर्मा गुफाओं को आजीविकों को समर्पित किया। कौन कौन सी? एक सुदामा गुफा थी और दूसरी थी विश्वकर्मा गुफा। ये दोनों किसको? जो आजीविक थे उनको दान कर दी थी, समर्पित कर दी थी। बाद में उन्होंने लोमस ऋषि गुफा और कर्ण चौपड़ गुफाओं का निर्माण भी आजीविकों के लिए करवाया। अब 4 गुफाएं हो गई, कौन कौन सी? सुदामा, विश्वकर्मा, लोमस ऋषि और कर्ण चौपड़, ठीक है। लेकिन ये 2 पहले हैं, ये 2 बाद में फिर और निर्माण करवाया। इसके बाद बराबर पहाड़ियां 4 गुफाओं के समूह को समेटे हुए, 4 हो ही गई, सुदामा, विश्वकर्मा, लोमस ऋषि, कर्ण चौपड़, ठीक है। तो जो बराबर पहाड़ियां हैं वो 4 गुफाओं को समेटे हुए हैं, जिन्हें एक साथ बराबर गुफाएं कहा जाता है। अगर पूरे समूह को कहा जाएगा तो ये कहां की हैं? बराबर की गुफाएं, ठीक है। ये 4 गुफाएं लोमस ऋषि गुफाएं, सुदामा गुफाएं, विश्वकर्मा गुफाएं और कर्ण चौपड़ गुफाएं हैं। बराबर गुफाओं का यह समूह भारत के बिहार राज्य में बोध गया से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। लोकेशन भी आपको पता चल गई, कहां पर ये बराबर की गुफाएं बिहार में है।
वो भी बिहार में कहा, बोध गया से 40 किलोमीटर दूर, ठीक है। बराबर गुफाएं या बराबर पहाड़ियां हैं, ठीक। उनका एक समूह है जिसमें 4 गुफाएं हैं और चारों गुफाओं का नाम है लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, विश्वकर्मा गुफाएं और कर्ण चौपड़ गुफाएं। ये चारों गुफाओं के समूह को हम क्या कहेंगे, बराबर गुफाएं कहेंगे, ठीक है। किसको समर्पित की थी अशोक ने, अपने शासन के 12वें साल में आजीविक संप्रदाय के जो लोग थे, आजीविक लोग थे, उनको इनको समर्पित कर दिया था। चलिए, बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध का सारथी कौन था? बुद्ध का सारथी कौन था? चन्ना, कंथक, देवदत्त या चुंडा? चलिए बताएं। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध का सारथी कौन था? और ये आपके हैं चन्ना साहब, ठीक है। चन्ना, कहीं कहीं आपको छन्ना भी लिखा मिल जाएगा इस तरीके, ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना, ठीक है। चन्ना या छन्ना जो मिल जाए आपको, ठीक है। वैसे चन्ना सही है। जो चन्ना थे वो राजकुमार सिद्धार्थ के शाही सारथी थे, ठीक है। जैसे महाभारत में अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण थे, ठीक है। ऐसे ही जो राजकुमार गौतम थे या राजकुमार सिद्धार्थ थे, उनके जो शाही सारथी थे वो चन्ना थे। जब सिद्धार्थ ने मानवीय दुखों को के कारण को समझने के लिए अपने शाही जीवन और सुख सुविधाओं को छोड़ने का फैसला किया, तो चन्ना ही उन्हें कंथक नामक घोड़े पर महल से बाहर ले गए थे। बड़े अंदर की बात है ये। घोड़े का नाम क्या था? कंथक। तो ये जो है अपना रथ सजाया, घोड़े को लगाया और चन्ना ने रथ को जो है कहा कि आइए महाराज बैठिए और आपको जो है इस विलासी दुनिया से, इस सुख भरी दुनिया से हम आपको बाहर ले चलते हैं, जो आपकी इच्छा। चूंकि बुद्ध जी का राजकुमार सिद्धार्थ का आदेश था कि नहीं, हमको ये सारी चीजों से, विलासी जीवन से मुक्त होना है और हमको बाहर की दुनिया देखनी है। बाकी आपने बुद्ध के बारे में बहुत पढ़ा ही होगा। ऐसा माना जाता है कि बाद में चन्ना बौद्ध मठवासी समुदाय संघ में शामिल हो गए और एक अरहंत, एक प्रबुद्ध शिष्य बन गए, ठीक है। एक अरहंत प्रबुद्ध शिष्य बन गए, यानी कि जो बौद्ध मठवासी समुदाय संघ था उसमें शामिल हो गए और बुद्ध के जो है बहुत ही अच्छे खासे शिष्य बन गए। तो देखिए, अब प्रश्न की आप जो है गहराई देखिए कि हम कहां तक ले जाने का प्रयास करते हैं, हमारी कोशिश। अब देखिए, छोटा सा प्रश्न लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था। और इसे व्याख्या पर आएंगे तो आप देखेंगे कि तो सब कुछ क्लियर हो गया। शिलादित्य, हर्षादित्य, भास्कर वर्मन या विष्णुवर्धन। हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था, ये बताना है आपको। सोच लीजिए आंसर क्या है, फिर मैं बता देता हूं। और इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका शिलादित्य, ठीक है। हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? शिलादित्य था। शिलादित्य हर्षवर्धन भी कहा जाता था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के राजा थे, ठीक है। किस वंश के? पुष्यभूति वंश के राजा थे। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया, ठीक है। कब से कब तक? 606 से 647 तक। उनका साम्राज्य पंजाब से उत्तरी उड़ीसा तक और हिमालय से लेकर के नर्मदा के तट तक फैला था। और राजधानी कहां पर थी? कन्नौज, ठीक है। ये पूरा उनका जो साम्राज्य का विस्तार है ये बताया गया है। राजधानी इनकी थी कन्नौज। कन्नौज से जो है ये शासन किया करते थे। हर्ष को व्यापक रूप से 3 संस्कृत नाटकों रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका का लेखक माना जाता है, ठीक है। यानी कि इनकी जो 3 नाटक थे जो उन्होंने रचित किए थे या लिखे थे, उनके नाम है रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। उन्होंने सभी धर्मों को समान सम्मान दिया। किसने? हर्षवर्धन ने। और अपने बाद के जीवन में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। इन्होंने भी अंत में क्या किया कि बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक। और जितने भी धर्म थे सबको सम्मान दिया, यानी मतलब किसी के साथ भेदभाव किया ऐसा कुछ नहीं था। चलिए, 9वें प्रश्न की ओर हम लोग आ गए हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग, फाहेन, निकोलो कोंटी या फिर ए और बी दोनों? कौन आया था बताइए? चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत यात्रा पर आया था। पता होगा आपको शायद, है ना? वेनसांग था, वेनसांग। चीनी यात्री वेनसांग ने प्रामाणिक बौद्ध लिपियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ठीक है, अब उसका उद्देश्य का ही समझ लीजिए, प्रामाणिक बौद्ध लिपियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो कथन कारण में भी प्रश्न इस बार बन सकता है। ठीक है, कि वो आया तो था, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था, किस मकसद से वो आया था? कन्नौज सभा जो कि 643 ईस्वी में हुई थी, वेनसांग के सम्मान में और बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने के लिए आयोजित की गई। ठीक है, कन्नौज सभा किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में ही। ठीक है, ये वेनसांग चीनी यात्री आया था, उसके सम्मान में और बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया था। वह लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। कौन? वेनसांग 15 सालों तक अपने अनुभव को अपनी पुस्तक सीयू की, ये भी पूछा जा सकता है कि वेनसांग की पुस्तक कौन थी? सीयू की में दर्ज किया। यह पुस्तक देश के धर्म, रीति रिवाजों, परंपराओं आदि पर प्रकाश डालती है। ठीक है, अब इस पुस्तक में क्या है कि धर्म के बारे में बताती है, यहाँ पर क्या रीति रिवाज थे और यहाँ की जो परंपराएं थी आदि चीजों पर ये पुस्तक प्रकाश डालती है। इसका नाम था सीयू की। किसने लिखी थी? वेनसांग ने लिखी। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक वैदिक काल के महत्वपूर्ण पदाधिकारी है? प्रारंभिक वैदिक काल के पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी या उपरोक्त सभी? प्रारंभिक वैदिक काल के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, बताइए। अपना उत्तर अपनी कॉपी में आप नोट करिए, फिर मैं आगे प्रश्न की ओर, उत्तर की ओर चलता हूं। और देखिए इसका उत्तर है सभी। ठीक है, सभी। प्रारंभिक वैदिक काल में राजा को कई अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। जैसे जो ग्रामणी था उसको गांव का मुखिया कहते थे, सेना का प्रमुख था, पुरोहित था उसको पुजारी कहते थे, स्पास जासूसी, जैसे आजकल देखना छोटे छोटे बच्चे गांव वगैरह में आई स्पाइस खेलते हैं, ठीक है, आई स्पाइस, तो वही स्पास, ठीक है, जासूस आदि। ये अधिकारी युद्धों में और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में राजा की सहायता करते थे। ठीक, जैसे कि आजकल जो सरकार होती है उसके जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं या जो भी बड़े बड़े उच्चाधिकारी या मंत्री होते हैं, तो उनका एक जो थिंक टैंक होता है, जैसे प्रधानमंत्री का एक सलाहकार परिषद है, एक आर्थिक सलाहकार परिषद है, एक जो है रक्षा से संबंधित सलाहकार परिषद है। ठीक है, तो मतलब वो सलाह देती है कि रक्षा के क्षेत्र में क्या किया जाना चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में क्या किया जाना चाहिए, विदेश नीति के बारे में क्या किया जाना चाहिए। तो ऐसे ही जो राजा होता था उसको कई अधिकारियों का साथ मिला होता था कि किस प्रकार से वो जो है अपने प्रशासन को बेहतर ढंग से संचालित कर पाए। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किसे वरीद कहा जाता था? वरीद शिल्पकार, सुल्तान के अंगरक्षक, राज्य के खजाने के प्रभारी अधिकारी या जासूस समाचार संवाददाता? वरीद किसे कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। वरीद, वरीद का काम क्या था या वरीद किसको कहा जाता था? और आपका सही उत्तर है जासूस। जो जासूस होता था या जो समाचार से रिलेटेड जो संवाददाता होते थे उनको कहा जाता था बरीद ए मुमालिक। तो पूरा नाम था बरीद ए मुमालिक। सूचना और खुफिया विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, इसका सूचना और खुफिया विभाग का प्रमुख होता था और पूरा नाम था बरीद ए मुमालिक। केवल एक कुलीन व्यक्ति जिसे सुल्तान का पूरा विश्वास प्राप्त हो उसे ही मुख्य बरीद नियुक्त किया जाता था। अब चूंकि सुल्तान है, ठीक है, तो
कोई तो उसका विश्वसनीय होगा जिस पर वो एकदम से आंख बंद करके भरोसा करता होगा, ठीक है। तो उसको मुख्य बरीद, वो मुख्य बरीद होता था। बाकी उसके नीचे भी होते होंगे। बरीद एवं मालिक को सल्तनत में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी रखनी होती थी, ठीक है। अब जैसे कह लो कि सपोज मान लो प्रधानमंत्री है, ठीक है, तो उनके जो प्रधान सचिव है, ठीक है, जैसे तो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके एक प्रधान सचिव होते हैं, ठीक है। अब जो प्रधान सचिव है, समझो वो भी मतलब लगभग प्रधानमंत्री के बराबर ही हैसियत रखता है, वैल्यू रखता है, और उसे हर प्रकार की सब कुछ जानकारी होती है कि हर विभाग से संबंधित उसे जानकारी होती है। और वही जो है प्रधानमंत्री बताता है कि यहाँ पर ये चल रहा है, यहाँ हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मतलब कि प्रधान सचिव का मतलब, और तो उनके निजी सचिव तो कई सारे होंगे, लेकिन उनका एक प्रधान सचिव होता था, उसी प्रकार से मुख्य बरीद होता था। और उसे शासन में यानी कि सल्तनत में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, सबके बारे में जानकारी रखनी होती थी। और बड़ा ही उसमें जो है जो सुल्तान था उसका विश्वास पात्र हुआ करता था। ये अधिकारी पूरे देश से रिपोर्ट जमा करते थे और स्थानीय सरकारों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, ठीक है। यानी और जो भी अन्य बरीद थे वो सबको सबकी सूचनाएं पूरे देश से, यानी जितना भी उनका शासन जहां तक उनकी सीमाएं थी या अन्य जगहों से भी जो भी सूचनाएं लाते थे, मुख्य बरीद को देते थे। और वही जो है सूचनाएं सरकार को चलाने में सहायता प्रदान करती थी। दीवान ए इंसाफ सल्तनत काल में पत्राचार और संचार के लिए था, ठीक है। दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग प्रशासन के लिए था, ठीक है। ये एडिशनल जानकारी है। सिख गुरुओं में से किस गुरु को मुगल सम्राट अकबर ने अमृतसर का महल उपहार में दिया था? चलिए बताएं, किस सिख गुरु को इसने मुगल सम्राट अकबर ने, अकबर कहां का? अमृतसर का महल, क्योंकि जहां पर वर्तमान में जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है उसकी बात हो रही है, इसको दान में दिया था किस सिख गुरु को? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन दास, गुरु अंगद या फिर गुरु हरगोविंद? किसको दान में दे दिया था अकबर ने? और ये है आपके गुरु रामदास, ठीक है, रामदास को दे दिया था। सिख धर्म के चौथे गुरु थे, ध्यान रखना, सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास को मुगल सम्राट अकबर ने अमृतसर का महल भेंट कर दिया, दान दे दिया। 1574 से 1581 तक गुरु के रूप में उनके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना थी। अमृतसर का महल बाद में क्या बन गया? स्वर्ण मंदिर बन गया। जो वर्तमान में आप अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर देखते हैं पंजाब में है, वो अमृतसर का महल उस समय था, जो सिख धर्म में सबसे पवित्र तीर्थस्थल का प्रतिनिधित्व करता है। अकबर द्वारा महल भेंट करना सिख समुदाय और उसके नेताओं के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। यानी बहुत बड़ी घटना थी, ये बहुत बड़ी बात थी कि पूरा का पूरा महल अकबर ने दान कर दिया था, ठीक है। तो जबकि अकबर, आप सोचिए कि कितना खूंखार और जो है क्रूर शासक था, हालांकि बहुत नहीं था, लेकिन उसने काफी अच्छे काम भी किए हैं, ठीक है। क्योंकि अब ये सब जितने भी मुगल थे तो वो अच्छे तो नहीं थे, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कुछ अच्छे नेक कार्य भी किए हैं, जिनको देखिए याद भी किया जाता है, ठीक है। आइए, जैन धर्म में 3 रत्न, त्रिरत्न, जिनका नाम है त्रिरत्न, दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। ये क्या है? जैन धर्म आपने पढ़ा होगा, महावीर स्वामी पढ़े होंगे आपने, ऋषभदेव पढ़े होंगे आपने, ठीक है। जो 24 तीर्थंकर है उसमें आपने सारे तो नहीं, लेकिन ऊपर नीचे के तो आपने पढ़े ही होंगे। जैन संगीतियां जो 2 ही हैं वो पढ़ी होंगी, ठीक है। तो वहां पर जो जैन धर्म के त्रिरत्न है, जिनको 3 रत्न कहा गया है, वो कौन कौन से हैं? सही वाणी, सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही प्रक्रिया, सही विश्वास, सही मार्ग, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ये निर्वाण के मार्ग थे, निर्वाण प्राप्त हो जाता था, ठीक है। जैन धर्म में निर्वाण प्राप्त हो जाता था। और ये है आपके सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ये थे जैन धर्म के त्रिरत्न। क्या थे? जैन धर्म के त्रिरत्न। सम्यक
जो मूल रूप से सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, और सम्यक चरित्र यानी कि सही आचरण है। इनका मतलब भी है, ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न आत्मा की शुद्धि और मुक्ति प्राप्त करने के तरीके हैं, क्योंकि केवल मुक्त शुद्ध आत्मा ही ब्रह्मांड के शिखर यानी कि सिद्ध शिला तक जाती है और वहां शाश्वत आनंद में रहती है। ये जैन दर्शन अपनी परिभाषा देते हैं। जैन दर्शन के अनुसार वो आत्मा को ऐसा मानते हैं। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण मिलकर मुक्ति का सीधा मार्ग बनाते हैं, जिसका अर्थ है सभी कर्मों से पूर्ण मुक्ति, सभी कर्मों से पूर्ण मुक्ति। ठीक है, तो अपना अपना दर्शन है। बौद्ध दर्शन कुछ अलग कहता है, जैन दर्शन अपना कुछ अलग कहता है। ठीक है, निम्नलिखित विजयनगर राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरबिदु, चलवा, चंगम या तुलवा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आप जो है इसको सही विकल्प बता सकते हैं कालक्रम के अनुसार। जो विजयनगर के राजवंश थे, ठीक है, अरबिदु, कहीं पर आपको अराबिदु भी लिखा मिल सकता है, ये भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, चलवा आपको कहीं पर तुलुबा या तुलुब भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो उसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इसका जो उत्तर आपका है वो ये वाला, ये सही है। ठीक है, 3 2 4 1, ये वाला आपका उत्तर सही है। ठीक है, क्रम देख लेते हैं हम लोग क्या क्या। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। ठीक है, हरिहर और बुक्का का नाम आपने सुना ही होगा। जब भी आप विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो हरिहर और बुक्का का नाम आना स्वाभाविक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों का कालक्रम इस प्रकार से है: संगम, चलवा, तुलवा और अराबिदु। ठीक है, इनका संगम, सलवा, तुलुब, अराबिदु का पूरा ये डेट क्रम है, ये भी आप देख सकते हैं कि कब से कब तक ये जो है राजवंश चले। ठीक है, इनका जो कालक्रम है वो आपके सामने दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए आइए विचार करते हैं। विचार करने को कहा गया तो कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद महाकश्यप की अध्यक्षता में, प्रथम बौद्ध संगीत की बात हो रही है, परिषद या संगीत बात एक ही है, महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में आयोजित की गई थी। ठीक है, परिषद का आयोजन अशोक ने अभिधम्म पिटक को संकलित करने के लिए किया था। ये दो कथन है। अब इसमें से कौन से सही है, कौन सी गलत है, और कौन किसकी व्याख्या करता या नहीं करता है, ये भी आपको बता देना है। ठीक है, 4 विकल्प दिए हैं। इसी तरीके से आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। कथन कारण में इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसका जो उत्तर है वो कथन एक तो सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है। ठीक है, दूसरा वाला गलत है, यानी कि पहला ये तो सही है लेकिन ये वाला गलत है। कैसे गलत है देख लें, हम लोग भी देख लें। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और अजातशत्रु जो हर्यक वंश का राजा था उसके द्वारा ही बुलाई गई थी। बिल्कुल बात सही है, कोई संदेह नहीं। लेकिन इस परिषद में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। अभिधम्म की कोई बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। अशोक ने प्रथम नहीं, कौन सी, बल्कि तृतीय बौद्ध संगीति बुलाई थी। अशोक ने बुलाई थी लेकिन पहली नहीं, पहली अजातशत्रु। ठीक है, अशोक ने तीसरी बुलाई थी और उस संगीत ने अभिधम्म पिटक के संकलन का नेतृत्व किया था। इसलिए पहला वाला कथन आपका सही है और दूसरा वाला गलत है। तो यहां पर व्याख्या करने की कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कौन किसकी व्याख्या करेगा। महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? महाजनपद, जो आपके 16 महाजनपद थे वो किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय, कुद्दाक निकाय, दीघ निकाय या संयुक्त निकाय? जो महाजनपद आपके 16 थे उनका वर्णन
किस ग्रंथ में मिलता है, वो भी बौद्ध ग्रंथ की बात हो रही है, सबको पता होगा अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों की उपस्थिति का उल्लेख है। 16 में से 8 महाजनपद कहां पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और जो 8 थे उनके नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नाम और लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा कि जो 8 महाजनपद थे जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है या उत्तर प्रदेश में स्थित है, वर्तमान में वो कहां पर है। ठीक है, उस समय कहां पर थे और वर्तमान में कहां पर है। महाजनपदों का उल्लेख महावस्तु बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र में भी मिलता है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय के अतिरिक्त ये भी पूछा सकता है, अंगुत्तर निकाय तो आपने पढ़ लिया बौद्ध ग्रंथ, लेकिन एक और बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावस्तु, और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। इनमें भी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से 3 ग्रंथ हो गए, तो बौद्ध ग्रंथ हो गए यानी कि अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, ये तो दोनों बौद्ध ग्रंथ हो गए जिसमें आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। लेकिन एक जैन ग्रंथ भी है जिसका नाम भगवती सूत्र है, उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये मतलब उल्लेख वाली बात आपकी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि 3 जगह महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रवरदायी या भवभूति? समुद्रगुप्त गुप्त काल का बड़ा ही प्रमुख और प्रभावी शासक रहा है। इसको पढ़ने के लिए मैंने बोला भी था पिछले वाले वीडियो में। और ये आपके हैं हरिसेन। ठीक है, हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के कौन थे? दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे यानी जो दरबार में कविताएं करते थे, राजा का मनोरंजन करते थे, कविता सुनाते थे, ठीक है, कहानियां सुनाते थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हरिसेन द्वारा रचित 33 पंक्तियां हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। इस शिलालेख में हरिसेन ने 33 पंक्तियों की रचना की है, ध्यान रहे, इसलिए हरिसेन का उल्लेख यहां पर भी आ गया। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोतों में से एक है। जान लीजिएगा गुप्त काल के बारे में। ठीक है, गुप्त काल के यानी कि गुप्त वंश का अगर राजनीतिक इतिहास आपको जानना है तो प्रयाग प्रशस्ति जो स्रोत है हमारे पास, जो अभिलेख है, वो इंपॉर्टेंट है गुप्त वंश की जानकारी देने के लिए। समुद्रगुप्त कई कवियों और विद्वानों के संरक्षक थे, जिनमें एक हरिसेन भी थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी थे और गुप्त वंश के सबसे महान शासक थे। मैंने पहले ही कहा गुप्त वंश के सबसे महान शासक थे कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, उन्होंने कुषाणों और अन्य छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त की और गुप्त साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। उन्हें बीए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसको? समुद्रगुप्त। किसने कहा? बीए स्मिथ ने। अब देखिए प्रश्न, आप देखिए, अब आप सोचें कि अरे सर छोटे छोटे प्रश्न आप लेके आए, 1 लाइन का प्रश्न सर पूछ रहे हैं, लेकिन जो उस प्रश्न के पीछे जो व्याख्या छुपी हुई है उसको जाइए तो आप जो है पूरा समुद्रगुप्त और जो है हरिसेन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतनी सारी जानकारी। ठीक, तो प्रश्न देखिए छोटा बड़ा नहीं होता है, उसकी जानकारी आप देखिए कि हमने इतनी जानकारी आपको दे दी है। अब यही चीजें हम प्रश्न में भी डाल सकते थे, बात वही होती, ठीक है, लेकिन यहां से किसी भी तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में? राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल या कालीबंगन? कहीं पर कालीबंगा भी लिखा मिल जाता है, कालीबंगा भी लिखा मिल जाता है, कहीं कालीबंगन लिखा मिलता है। ठीक है, धौलावीरा। और ये आपका राखीगढ़ी, सबको पता है राखीगढ़ी हरियाणा में है। हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। कहां पर? हिसार जिले में है। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल है
यहां से मातृ देवी अंकित एक लघु मुद्रा भी मिली है। ठीक है, एक लघु मुद्रा मिली है जिस पर मातृ देवी की प्रतिमा अंकित है। कहां से? राखीगढ़ी से। कहां पर है? हरियाणा के हिसार जिले में ये स्थित है। कौन सा वेद सबसे प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दर्शाता है? कौन सा वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद? कौन सा वेद सबसे प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दर्शाता है? पता ही होगा आपको, ऋग्वेद ही बता सकता है, और कौन बताएगा, है ना? ऋग्वेद। ऋग्वेद भजनों और अन्य पवित्र ग्रंथों के 4 संग्रहों में सबसे पुराना है। इन्हें वेदों के रूप में जाना जाता है। इसमें प्रारंभिक वैदिक काल के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी मिलती है। इन कार्यों को आर्यों का पवित्र ज्ञान माना जाता है। ऋग्वेद में ऐसे विचार भी शामिल है जो भारत की जाति व्यवस्था यानी कि वर्ण व्यवस्था के आधार के रूप में काम करते हैं। ठीक है, जितने 4 वेद हैं, चारों वेदों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें कितने सूक्त है, क्या है, सारी चीजें। ठीक, और वेद, वेदांग, उपनिषद, ठीक है, इतनी चीजें आपको पढ़ लेनी है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग, है ना? यहाँ पर सब कुछ लिखना संभव नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पर हिंट दे रहा हूं कि आपको उसको देख लेना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई? 1905, 1921, 1926 या फिर 1932? हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज किस साल की गई थी और किसने की भी, ये बता दीजिए। 1921 आपका सही उत्तर है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का शहरी केंद्र था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। तो नगर नियोजन बहुत जबरदस्त था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के पुराने तट पर स्थित है। ठीक है, हड़प्पा सिंधु सभ्यता का पहला स्थल है जिसकी 1921 में खुदाई की गई थी। किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई 1921 में की गई थी। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या फिर ऋषभदेव? जैन धर्म के कह लो या जैनियों के कह लो, प्रथम तीर्थंकर, वहां पर जो है, जो उसके अनुयायी होते थे या जो प्रमुख होते थे, उनको तीर्थंकर कहा जाता था। ठीक है, और वो आपके हैं ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव, इनको आदिनाथ, इनका दूसरा नाम आदिनाथ भी है, ध्यान रखिएगा। ऋषभदेव का दूसरा नाम आदिनाथ भी है। इनका जन्म, इनका ऋषभदेव का इक्ष्वाकु वंश में अयोध्या में राजा नाविराज और रानी मरुदेवी के घर में हुआ था। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के थे राजा, कौन? राजा नाविराज और मरुदेवी रानी थी। अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, और पहले कौन थे? ये ऋषभदेव। चलिए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिपिटक, बुद्ध, धम्म या संघ, सत्य, अहिंसा या करुणा, शील, समाधि या संघ? क्लास शायद थोड़ी सी हल्की ब्लर हुई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अब सही हो गया है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? और ये देखिए आपका उत्तर हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, धम्म, धम्म क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं हैं। संघ क्या है? उन सभी लोगों का समुदाय जो उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे निर्वाण प्राप्त किया और तब से ये बुद्ध के रूप में जाने लगे, यानी कि प्रबुद्ध व्यक्ति। बुद्ध का मतलब है प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में जाने लगे। सारनाथ यानी कि बनारस में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन
इसके थोड़ा सा डीप में आपको जाइए, जितने बिंदु मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, जैसे कि निधन हुआ तो कैसे, कौन सी बीमारी, क्या हो गया था, ठीक है, फिर ये जो धर्म से परिवर्तन कहा गया है, ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ और जन्म से संबंधित, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनके बारे में जाइए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत विस्तार से पढ़ना है, ठीक है, प्रश्न यहां से अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, अगर एंशियंट हिस्ट्री से प्रश्न आएंगे तो बौद्ध धर्म अछूता नहीं रह जाएगा, यहां से प्रश्न जायज सी बात है पूछा ही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है, 1757 में तो प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना, याद है, लेकिन बताइए 1764 में, तो आप यही कहेंगे कि 1764 में बक्सर यानी कि बक्सर का युद्ध हुआ था। बिल्कुल, 1764 में अंग्रेजी सेना और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच ये लड़ाई लड़ी गई, ठीक है, बक्सर कहां पर है? बिहार में है। यह लड़ाई फरमान और दस्तक के दुरुपयोग के कारण अंग्रेजों, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। सोचिएगा कितने लोगों के बीच ये युद्ध हुआ था, बहुत निर्णायक युद्ध था। और जो मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास जो मूल शुरुआत है, हालांकि 1757 से हो गई थी, लेकिन 1764 से जो है आधुनिक भारत के इतिहास की स्टार्टिंग हो जाती है। 1765 में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने क्लाइव के साथ इलाहाबाद में संधि कर ली और कंपनी का गवर्नर बन गया। इन संधियों के तहत अंग्रेजी कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल की, जिससे कंपनी को इन क्षेत्रों में राजस्व एकत्र करने का अधिकार मिल गया। बंगाल के नवाब थे ना, सब एकदम स्वार्थी थे, उनको अंग्रेज थोड़ा सा लालच दे दिए कि तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, लॉलीपॉप दे देंगे, कभी टॉफी दे देंगे, कभी जो है कुछ दे देंगे, बस उसी में बिक जाते थे, ठीक है, और संधि कर लेते थे, या फिर जो है कुछ ना कुछ जो है ऐसी जासूसी कर देते थे कि मतलब जो है अंग्रेज जीते जाते थे। ये स्थिति थी बंगाल के नवाबों की। निम्नलिखित में से किस एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के क्षेत्रों को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया था? एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के क्षेत्रों को बंबई प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया था। चौथा, तीसरा, दूसरा या फिर पहला? एंग्लो मराठा युद्ध किस क्रम का था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पेशवाओं के जो क्षेत्र थे उनको बंबई प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया गया था, और ये आपका युद्ध होता है तीसरा, जिसके परिणाम स्वरूप बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया। ये कौन सा था? तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध था। यह युद्ध 1817 और 1819 के बीच हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच, ठीक है, कब से कब तक? 2 साल चला, 1817 से 1819 बीच हुआ है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, ठीक है, अंग्रेज यहां पर विजयी हो गए, और परिणाम स्वरूप पेशवाओं के क्षेत्र जिसमें पुणे भी शामिल था, अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया और बंबई प्रेसिडेंसी में इनको शामिल कर लिया। ये था आपका जो है परिणाम इसका तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का। और दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने गंतव्य की ओर, और जो टारगेट था आज 25 क्वेश्चन का वो हम लोग पूरा करने वाले हैं निश्चित रूप से। हालांकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आगे से जैसा आप लोग कहेंगे कि हम जो है इतने ही क्वेश्चन रखें या मान लो थोड़ा कम क्वेश्चन कर लें, ताकि जो है आधे घंटे या पौने घंटे में क्लास को खत्म करें, ये भी आप सुझाव दे दीजिएगा, ठीक है, जैसे 15 क्वेश्चन की क्लास कर लें या फिर 20 क्वेश्चन की कर लें, इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं, तो बहुत लंबी क्लास भी नहीं होगी और आराम से आप जो है देख भी सकेंगे, ठीक है, यानी कि आधे से पौने घंटे क्लास अगर हो जाए तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा, है ना। सारी क्लास आई थिंक 1 घंटे के आसपास हो रही होगी। चलिए, जो भी है अपना सुझाव आप लोग जरूर दीजिएगा। मध्यकालीन गुजरात के निम्नलिखित शासकों में किसने दीव को पुर्तगालियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था? चलिए बताइए। मध्यकालीन गुजरात के निम्नलिखित शासकों में से किसने दीव को, जो दमन दीव आप देख रहे हैं ना, दीव को पुर्तगालियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था? अहमद शाह,
महमूद बेगरा, बहादुर शाह या फिर मोहम्मद शाह। दीव को जो है पुर्तगालियों को दे दिया गया था। किस शासक ने? और इसका उत्तर आपका है बहादुर शाह। 1535 ईस्वी में बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के साथ एक संधि की थी और संधि के तहत द्वीप को पुर्तगालियों को दे दिया था, यानी कि पुर्तगालियों का अधिकार द्वीप पर हो गया। बदले में पुर्तगालियों ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ बहादुर शाह को सैन्य सहायता प्रदान की। मुगल साम्राज्य के खिलाफ बहादुर शाह को सैन्य सहायता प्रदान की। इस समझौते से गुजरात तट पर पुर्तगाली सेना का स्थायी पैर जमाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक, और पुर्तगाली जो है, तो गुजरात का तट था पूरा जो है वो पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। और आप जानते हैं आजादी के बाद भी जो पुर्तगाली काफी बाद में गए थे, है ना, ये सब दादरा नगर हवेली और गोवा, आपका ये सब पौंडीचेरी, दमन दीव वाला हिस्सा, ठीक है, वो उनके कब्जे में रहा। तो ये जो हमारी दोस्तों आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। फीडबैक की हम उम्मीद करते हैं आपसे, आशा करते हैं कि जैसा भी फीडबैक आप देंगे अब उसी के अकॉर्डिंग आगामी क्लासेस चलाई जाएंगी। ठीक, सारे विषय आपको पढ़ाना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ाना है, यूपी स्पेशल भी पढ़ाना है, और कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से जो प्रोडक्टिव क्लासेस हैं जिनके माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और देखिए, कुल मिलाकर के उद्देश्य एक ही है कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा को पास करना, मिशन सचिवालय को फतेह करना, सचिवालय पहुंचना। कुल मिला के 100 बातों की मूल एक बात है, यही है कि मिशन सचिवालय हमारा इस बार सफल होना चाहिए। ठीक है, तो प्रयास आपका है, सहयोग हमारा है, और हमारे जो अनुभव है और हमारा जो अभी तक का जो भी चीजें रही हैं उसका हम सब जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, सारा अनुभव शेयर करेंगे आपके साथ, सारी चीजें आपको बताएंगे कि किस दिशा में आपको जाना है, किस दिशा में आपको तैयारी करनी है। ठीक है, आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, और आई है तो वैसा बताइए, नहीं आई है तो वैसा भी बता सकते हैं, कोई वो नहीं है। हाँ, अगर आपके सुझाव है तो आपके सुझाव जरूर आमंत्रित है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्लास चलेंगी सारी, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।